हे हाय नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और 10वां अध्याय देख रहे थे इसमें हम लोग। तो 10वां जो चैप्टर था उसमें हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज के इस वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करते हुए विंड जो है, पवन है, ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक है आप एक बार देख लो। ये चीजें आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, एक तो पवन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या होता है उसको वो देखेंगे। फिर उसकी दिशा और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से बल है वो देखेंगे। फिर ये 3 तरह के जो बल है, जैसे दाब प्रवणता बल हो गया, घर्षण बल हो गया और कोरियोलिस फोर्स हो गया, इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एक टॉपिक वायुदाब एवं पवने और जियोस्ट्रॉफिक विंड या फिर भूविक्षेपी पवने। तो देखो, 2 टॉपिक को अगर आपने समझ लिया, ये कोरियोलिस फोर्स और जो दाब प्रवणता बल का रिलेशन है वो, और एक भूविक्षेपी पवने यानी कि जियोस्ट्रॉफिक विंड, अगर ये दोनों आपने समझ लिया तो यही सबसे जो कठिन हिस्सा है इस चैप्टर का वो यही है। ठीक है, इसको समझने के बाद आपको जो है वो बाकी जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो आपको समझने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी आसान भाषा में हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ताकि आपको ज्यादा परेशानी जो है वो ना उठानी पड़े समझने में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पवन जो है वो क्या होती है। पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये जो क्षैतिज गति होती है वायु की, यानी कि ये जो हॉरिजेंटली जो वायु चलती है यहाँ पे क्षैतिज रूप में, उसको हम लोग पवन बोलते हैं, विंड बोलते हैं। यानी कि वायु अलग चीज है और ये जो पवन है वो अलग चीज है। वायु किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है कि ये जो उदर रूप में वायु प्रवाहित हो रही हो, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, उसको हम लोग पवन नहीं बोलेंगे। पवन सिर्फ बोलेंगे ये जो क्षैतिज हवा चलती है जिसे आप फील करते हो, जैसे थोड़ा सा पेड़ पौधे हिलते हैं, हवाएं जो चलती है आपको लगता है कि हाँ ये हवा चल रही है, उसको आमतौर पे वो पवन होती है जो आप महसूस कर रहे होते हो। और ये क्यों चलती है? ये वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण जो है वो होती है। मान लो कि कहीं पे एक ये है आपका 740 यहाँ पे है वायुमंडलीय दाब, यहाँ पे 750 हो सपोज, तो ये यहाँ पे उच्च दाब बन गया, यहाँ पे निम्न दाब बन गया, तो यहाँ से इधर की ओर चलेगी। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो पिछला जो टॉपिक था वायुमंडलीय दाब, उसमें मैंने आपको बहुत आराम से और डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। आई होप आपने उसको देखा होगा। अब है कि पवनों की जो दिशा है, जो उसका डायरेक्शन है और उसकी जो वेलोसिटी है, उसको कौन कौन से बल या फिर कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो जो आप धरातल पर ये पवने देखते हो, यानी कि क्षैतिज रूप में जो हवा है, वो इन 3 संयुक्त बलों का परिणाम होती है। कौन कौन से? एक तो है आपका दाब प्रवणता प्रभाव या फिर दाब प्रवणता बल, समझो आप, यहाँ पे हिंदी में प्रभाव लिखा हुआ था, अंग्रेजी में फोर्स लिखा हुआ, तो दाब प्रवणता बल। दूसरा है आपका घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा है कोरियोलिस फोर्स। और एक और थोड़ा बहुत जो अफेक्ट करता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण का बेसिक नेचर है कि वो किसी भी चीज को पृथ्वी की सतह की ओर ही खींचती है। तो वायु भी जब थोड़ा यहाँ पे खींचा जाएगा तो यहाँ पे धरातल के पास जो है वो ज्यादा घनत्व उसका वायु कहा जाता है, डेंस हो जाता है वो। तो गुरुत्वाकर्षण को डिस्कस आज नहीं करेंगे। ये 3 जो चीज है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या फिर दाब प्रवणता बल। अब ये दाब प्रवणता क्या है, देखो समझो। 2 डिफिनेशन आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है कि अगर वायुमंडलीय दाब में भिन्नता है, देखो यहाँ पे वायुमंडलीय, ये जो आप देख रहे हो, मैंने जो बताया था आपको पिछले वीडियो में, क्या है? ये है समदाब रेखाएं। क्या है, कैसे बनती है आपको मालूम होगा नहीं? अगर आपको ये इसमें डाउट हो तो थोड़ा सा पिछला वीडियो आप जाकर के देख लें, उसी पे बेस्ड है ये सारा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको उस समय भी बोला था कि आप अगर इसको आपने समझ लिया तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार डिस्कस होगा आगे वाले टॉपिक्स में। तो जो समदाब रेखाएं हैं वो जो समान दाब वाले क्षेत्र हैं उन स्थानों को मिलाती है। तो ये मान लो कि 992 मिलीबार का जो समदाब रेखा है, यहाँ पे 996 है, तो यहाँ पे ज्यादा हो गया, अंदर की तरफ घट रहा है, ये देखो। तो इधर हो गया उच्च वायुदाब और इधर हो गया निम्न वायुदाब। तो ये वायुमंडलीय दाब में क्या हुआ, वेरिएशन आ गया, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 96 है। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हवाएं होगी यहाँ पे उच्च वायुदाब के आसपास, उस पे एक बल लगेगा। और बल किसके कारण लगेगा?
बल लगेगा इस दाब में विभिन्नता के कारण, वायु दाब में विभिन्नता के कारण। तो इस बल के कारण क्या होगा कि ये हवाएं मजबूर हो जाएगी इधर से इधर की ओर प्रवाहित होने के लिए। इस बल को हम लोग बोलते हैं दाब प्रवणता बल। एक और डेफिनेशन देखते हैं। कहा जा रहा है कि ध्यान से समझिएगा, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। दूरी के संदर्भ में इस फिगर से आपको मैं बताता हूं। जैसे जैसे हम कुछ दूर पे जाएंगे, देखो कहीं पे अगर हाई प्रेशर है यानी कहीं पे उच्च दाब है, तो जाहिर सी बात है उसके सापेक्ष कहीं पे निम्न दाब भी होगा, चाहे कितनी दूर पे भी हो, 100 मीटर की दूरी पे हो, 200 मीटर की दूरी पे हो, 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, होगा। कहीं निम्न दाब है तो कहीं उच्च दाब भी होगा उसके सापेक्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लो कि यहाँ पे 1024 मिलीबार एक वायु दाब है, फिर कुछ दूरी पे हम लोग गए तो 1020 मिलीबार हुआ, फिर 1016 मिलीबार हुआ। समझो इस चीज को, यानी कि अंदर में जो है केंद्र पे वायु दाब ज्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं, वायु दाब जो है घट रहा है। और ये वायु दाब कितने की दर से घट रहा है, रेट क्या है घटने की, तो यहाँ देखो 24 है, यानी 24, यहाँ हो गया 20, तो 4 घटा, फिर यहाँ पे 4 घटा आपका 20 से 4 घटेगा तो 16 हो गया, फिर 4 घटने के तो 12 हो गया, 4 घटा तो ये जो दर है, जो परिवर्तन हो रहा है वो 4 की मतलब 4 मिलीबार की दर से हो रहा है। तो यही है कि जैसे जैसे दूरी के संदर्भ में जो दाब परिवर्तन की दर आप देख रहे हो, ये है दाब प्रवणता। और इस दाब प्रवणता के कारण ये जो बल उत्पन्न होता है, जो पवनों पे लगता है, उसको हम लोग दाब प्रवणता बल बोलते हैं। अब जहां पे देखो कह रहा है कि समदाब रेखाएं पास पास हो, जो आइसोबार्स है वो अगर नजदीक है तो वहां पे दाब प्रवणता काफी ज्यादा होगी, या फिर उसको उल्टा बोल सकते हैं कि जहां पे दाब प्रवणता काफी ज्यादा होगी वहां पे समदाब रेखाएं काफी पास पास होगी, और जहां पे समदाब रेखाएं दूर दूर होगी वहां पे दाब प्रवणता कम होती है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा देखो आप, यहाँ पे जो समदाब रेखाएं हैं काफी नजदीक है, एक दूसरे से काफी क्लोज है। ये देखो ये सब काफी क्लोज है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्टीप ग्रेडियंट, यानी कि तीव्र प्रवणता, ठीक है ना। यहाँ पे हवाएं एकदम बहुत तीव्र गति, जहां पे दाब प्रवणता ज्यादा होगी वहां पे हवाएं झपट पड़ती है बिल्कुल तूफान की तरह, ठीक है। और जहां पे जो है वो आइसोबार आपका यानी कि समदाब रेखा थोड़ा फैली हुई हो, वहां पे दाब प्रवणता थोड़ा ज्यादा मतलब कि कम होती है। यहाँ पे देखो जेंटल ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि ये स्टीप है बिल्कुल, ये तीव्र है, और यहाँ पे सामान्य जो है प्रवणता है। यहाँ पे आप इसी को ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एक। ये जो वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है उसके कारण वायु क्या होगी, वायु गतिमान होगी, या वायु जो है मूव करना शुरू करेगी। यहाँ पे हाई प्रेशर है देखो, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो वायु जो है इधर से इधर की ओर मूव करेगी। आप ये डायरेक्शन देख रहे हो, या फिर ये जो आप देख रहे हो इधर भी घटती जा रही है तो वायु इधर मूव करेगी, कहीं पे इधर लो प्रेशर है तो जहां भी उच्च दाब होगा उधर से निम्न दाब की तरफ जो है वो मूव करेगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है उसमें। तो पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर जो है वो प्रवाहित होती है, मैंने बताया आपको। दूसरा फोर्स है घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो भूतल है, यहाँ पे देखो 2 तरीके के तल है हमारे पास, एक तो समुद्री सतह है हमारे पास, एक तो आपका स्थलीय भाग है, धरातलीय सतह है। तो धरातल की जो सतह है हमारा, स्थलीय जो भाग है, वो कहीं पे गर्त है, कहीं पे घाटियां मिलेगी आपको, कहीं पे बिल्कुल समतल मैदान मिलेगा, कहीं पे ऐसे पहाड़ियां, कहीं पे पर्वत मिलेंगे आपको। तो ये जो हवा चलती है वो क्या होता है कि बिल्कुल उसमें स्वच्छंदता या फिर बिल्कुल आजाद तरीके से जो है फ्रीली मतलब मूव नहीं कर पाती वो। कहीं पे पेड़ों से पेड़ पौधे भी होंगे, यहाँ पे मान लो कि वो चल रही होगी तो इससे टकराएगी, पहाड़ों से टकराएगी, फिर ऊपर उड़ जाएगी, ऐसे करके। तो हवा क्या होगी कि वो किसी न किसी चीज से टकराती रहेगी स्थल पे। और घर्षण क्या होता है, घर्षण का मतलब है कि जब 2 सतह आपस में मिलते हैं और उसमें रगड़ उत्पन्न होती है, या फिर जब ये 2 सतह मिलने के बाद उसमें गति उत्पन्न होगा तो ये दोनों टकराएंगे, और टकराने के कारण उत्पन्न जो होता है उसको हम लोग घर्षण बोलते हैं, ठीक है। जब 2 सतहें, चाहे वो गैस और गैस की सतह हो, चाहे वो गैस और जल की सतह हो, चाहे जल और ठोस की सतह हो, कोई भी सतह हो, जैसे यहाँ पे अगर धरातल है और यहाँ पे हवा है तो एक तरह से गैस और ठोस की सतह होगी। तो जब भी 2 सतहें जब टकराएंगी ना तो यहाँ पे घर्षण बल जो है वो उत्पन्न होगा, जो उसमें घर्षण होगा उसमें गति पैदा होगी। तो ये जो भूतल पे आप धरातलीय विषमताएं देख रहे हो अर्थ के सरफेस पे, कि कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे खाई है, कहीं पे कुछ है, और पवनें जो है इसी से होकर के प्रवाहित होती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जहां घर्षण होगा
वहां पे पवनों की जो गति है, जो आपका इसका वेलोसिटी है, वो अफेक्ट करेगा। घर्षण के कारण थोड़ा स्लो हो जाएगा ये, है ना। और घर्षण, और ये जो देखो आपको समुद्री क्षेत्रों पे आप क्या होगा कि बिल्कुल प्लेन एकदम है, वहां पे न तो आपको पहाड़ मिलेंगे, न तो पेड़ पौधे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो समुद्रों के ऊपर क्या करती है, जो यहाँ पे घर्षण बल होता है, बिल्कुल क्या होगा, समुद्री सतह पे घर्षण न्यूनतम होगा, एकदम सबसे कम होगा। और इसके कारण यहाँ पे बहुत तीव्र गति से फ्री होकर के जो पवने हैं वो प्रवाहित होती है, क्योंकि कोई रुकावट वहां पे नहीं होती। इसी कारण से जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती है, आपने नाम सुना होगा, जैसे गरजता 40, चीखता 60, यानी कि फ्यूरियस 40, रोरिंग 60, ऐसे करके नाम होता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से जो है प्रवाहित होती है, क्योंकि अवरोध काफी कम होता है वहां पे। तो ही कह रहा है कि धरातल पे जो है वो, क्योंकि घर्षण सर्वाधिक होगा, जो निचला हिस्सा होगा हमारे वायुमंडल का, कहां से कहा, 3 किलोमीटर से नीचे का जो वायुमंडल का एरिया होगा, वहीं पे घर्षण जो है वो ज्यादा लगेगा और हवाओं की गति जो है प्रभावित होगी। लेकिन 3 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो है वो इसका प्रभाव लगभग नगण्य होता है, नहीं होता है। तो 3 किलोमीटर के बाद घर्षण बल यहाँ पे लगभग हवाओं पे काम नहीं करता है और हवाएं मुक्त गति से प्रवाहित होगी। और इसी पे आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, सिर्फ 2 बल काम करेगी, एक तो दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस फोर्स, और उसके परिणाम के कारण एक हवा जो है वो एक टर्म दिया जाता है हवाओं का, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले घर्षण बल आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा बल है आपका कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया, कई बार बता चुका हूं इसको, एक बेसिक आइडिया इसका। होता क्या है कोरियोलिस फोर्स? देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है आपका, ठीक है। तो घूर्णन करने के कारण ये आपका वेस्ट टू ईस्ट जो है वो घूर्णन करेगी पश्चिम से पूर्व दिशा में। और इस घूर्णन के कारण यहाँ पे हवाओं पे एक बल लगता है, हवा जो है वो विक्षेपित होगी। ये जो आप हवा जो सीधी चलनी चाहेगी, वो सीधी न चल करके वो थोड़ी सी अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। कैसे होती है अगले स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है, देखेंगे अभी। तो सिंपल पहले कोरियोलिस बल समझो। कोरियोलिस बल का मतलब है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, और उसके कारण ये जो पवन है, पवन के साथ साथ जो ये आपका जो समुद्री धारा है, बाकी भी चीजें हैं, उस पे जो है वो एक तरह का बल लगता है, विक्षेपण बल लगता है आप कह सकते हो, और उसकी दिशा को प्रभावित करता है। इसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को ये विक्षेपित कर देगी। तो 1844 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने इस बल को खोजा, तो उन्हीं के नाम पर इस बल को जो है वो कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो समझते हैं इसको। देखो क्या होता है, कोरियोलिस बल जब पवनों पे कार्य करेगा तो इसके कारण क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवन होगी, वो उत्तरी गोलार्ध में जो उसकी मूल दिशा होगी उसके दाहिने ओर, पहले मैं समझा देता हूं उसके बाद पढ़ूंगा इस चीज को। देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां से आपका ये विषुवत रेखा होगी। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये 0 डिग्री हो गया आपका अक्षांश, और इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि देखो, उत्तरी गोलार्ध में अगर मान लो हवा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ अगर चलना चाहे, तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा हवा जो अपने, ये जो मूल पाथ हो गया कि हवा को ऐसे सीधे जाना था, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो। बट कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होगा कि इसमें विक्षेपण होगा और कोरियोलिस फोर्स दाईं ओर खींच लेगा इसको। तो इस तरह से हवा जो है अब सीधे ना प्रवाहित होकर के हवा ऐसे ऐसे प्रवाहित होगी यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। अगर मान लो कि हवा उस तरफ से आना चाह रही थी, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही थी, मान लो उस तरफ से, तो आप देखो कि हवा जब उस तरफ से आ रही है तो उसका दाया जो है, उसका जो राइट है वो किधर होगा, तो उसका इधर होगा। तो हवा जो ऐसे ना सीधे ना आकर के जो मूल पाथ था इसका, उस पे ना आकर के ऐसे दाएं की तरफ जो है, राइट की तरफ वो विक्षेपित हो जाएगी। तो दाया बाया देख लेना आप, ठीक है। आप इसका जो मुंह है, सपोज करो कि आप इस दिशा में जा रहे थे तो आपका दाया ये होगा ना। अगर आप उस दिशा से आ रहे थे, आपका जो चेहरा है वो इस तरफ था, तो आपका दाया ये होगा। तो आप थोड़ा सा रोक करके इसको अपने पे लेकर के जो है एग्जाम्पल से इसको देख लेना, खास करके राइट और लेफ्ट। फिर मान लो कि ये दक्षिणी गोलार्ध में अगर मान लो ये हवा हुई, तो उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ होता है, राइट साइड में विक्षेपित, ये भी दाईं तरफ है। दक्षिणी गोलार्ध में मान लो कि ये विषुवत रेखा से या फिर इस तरफ आना चाह रही होगी हवाएं, तो ये मूल पाथ हो गया, हवा को इस तरफ आना चाहिए था सीधा ऐसे, बट यहाँ पे फिर से कोरियोलिस फोर्स का कार्य करेगा और यहाँ पे बाईं ओर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका देखो, अगर कोई आदमी उस तरफ से आ रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। फिर अगर इधर से मान लो कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाना चाह रही,
तो फिर से वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बायां इधर होगा, लेफ्ट लेफ्ट जो है ना इधर होगा इसका। तो वही कहा जा रहा है कि कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से पवन जो होती है, जो विंड्स होती है यहाँ पे, वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से, जो मूल दिशा थी उसके दाहिने ओर यानी कि राइट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में जो है वो विक्षेपित हो जाएगी। जब पवनों का वेग अधिक होगा यानी कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, कोरियोलिस फोर्स जो है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, और विक्षेपण उसके कारण जो है वो भी ज्यादा होगी। ये जो डिफ्लेक्शन था वो भी ज्यादा होगी। तो वेग ज्यादा होगा तो विक्षेपण भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उस पर ज्यादा काम करेगा। समझिएगा कोरियोलिस फोर्स और इसके बाद उसका जो रिलेशनशिप है प्रेशर ग्रेडियंट के साथ, वो बहुत अच्छे से आप आराम से समझिए। ठीक है, वो समझ में आ गया तो फिर आपको मजा आ जाएगा। आगे कह रहा है कि तो कोरियोलिस बल जो है वो अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? साइंस में आपने पढ़ा था कि मान लो कि कोई ये जो अक्षांशों का कोण है, ये जो मान लो कि डिग्री मान लो, ये सीधा समानुपाती होगा नहीं, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये जो अक्षांशों का कोण है ये सीधा समानुपाती होगा किससे? आपका कोरियोलिस फोर्स से। ठीक है, ये चीज यानी कि एक चीज जब बढ़ेगी, जब सीधा समानुपाती होता है, तो जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। यानी कि कोरियोलिस फोर्स जब बढ़ेगा या फिर अक्षांशों का जब कोण बढ़ेगा तो कोरियोलिस बल भी बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अक्षांशों का कोण, एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या है ये? तो जितने भी अक्षांश है वो कोण ही तो है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है, डिग्री में है। डिग्री में किसको मापा जाता है? कोण को मापा जाता है ना, 0 डिग्री अक्षांश से। तो यहां से हमने एक रेफरेंस डालते हुए इस अक्षांश से इधर हमने यहाँ पे मान लो कि एक बिंदु लगाया और यहां से मापा 1 डिग्री इधर को, 1 डिग्री इधर को, मिला दिया दोनों को। लैटिट्यूड फॉर्म कैसे होता है एक बार यूट्यूब पे आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं या फिर अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो फिर बिल्कुल अलग दिशा में फिर चैप्टर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक इतना बता देता हूं किताब की आपको समझ में आ सके लैटिट्यूड क्या होता है एक्चुअल में। तो 1 डिग्री इधर है, 1 डिग्री इधर है, मिलाया इसको तो 1 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो बना। फिर आपका यहाँ से 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश बना। ऐसे ऐसे करते कर करके यहाँ पे 90 डिग्री तक आता है। 90 डिग्री पे ध्रुव आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से जो है अक्षांश रेखा, हर अक्षांश रेखा अपने आप में इस स्थान से एक कोण ही है पृथ्वी पे। तो अक्षांशों का कोण देखो, यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे यहाँ पे 23.5 डिग्री होगा, यहाँ पे आपका 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, फिर ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे अक्षांशों का कोण जो बढ़ रहा है वैसे वैसे उस स्थान पे जो कोरियोलिस फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस बल जो है वो अक्षांशों के कोण के जो है वो सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा कोण कहाँ होगा? 90 डिग्री पे। सबसे कम होगा 0 डिग्री पे यानी विषुवत रेखा पे। सबसे ज्यादा 90 डिग्री पे यानी ध्रुवों पे हो गया। तो इसी के कारण कहा जा रहा है कि ध्रुवों पे ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे काम करता है। और विषुवत रेखा पे चूंकि ये 0 डिग्री होता है, अक्षांशों का जो कोण है वो 0 डिग्री है, इसलिए विषुवत रेखा पे यहाँ पे जो ये कोरियोलिस फोर्स है ये अनुपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं होता, वहां पे काम ही नहीं करता है। ठीक है ना, एब्सेंट होता है ये। तो ध्रुवों पे हाईएस्ट और इक्वेटर पे यानी कि विषुवत रेखा पे लोएस्ट होता है, यह होता ही नहीं है। तो लोएस्ट ही हुआ ना, सबसे कम वहीं पे है। आगे कह रहा है कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है। यानी कि ये जो कोरियोलिस फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट के। समझते हैं इसको। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है यानी कि दाब प्रवणता बल है, और ये जो है वो कोरियोलिस बल है। तो दाब प्रवणता, ये समकोण जो है वो क्या होता है? ऐसे होता है 90 डिग्री जब बना रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब जब ये एक दूसरे से ऐसे 90 डिग्री बनाए, 90 डिग्री इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा मैं खुद से बना करके आपको बताता हूं। 2 समदाब रेखाएं मान लो आप ऐसे, इसको मान लो 1004 मान लो आप, इसको आप मान लो 1008 मान लो। तो ये ज्यादा दाब है, यहाँ पे उच्च दाब है, उच्च दाब है, यहाँ पे निम्न दाब है। चलो लो है यहाँ पे, और यहाँ पे हाई है। आराम से बस समझते जाना। दिक्कत हो कहीं पे एक बार थोड़ा सा बैक करके वापस देख लोगे, दिक्कत नहीं होगी आपको।
तो यहाँ पे उच्च दाब हो गया, यहाँ पे निम्न दाब हो गया। तो दाब प्रवणता किधर है, दाब प्रवणता बल किधर कार्य करेगी, दाब प्रवणता बल इधर कार्य करेगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा को ये खींचना चाहेगी, तो दाब प्रवणता इधर लग रही है आपका, तो ये हो गया दाब प्रवणता। यहाँ पे दाब प्रवणता हो गया। निम्न को मैं मिटा करके लो ही रहने देता हूं, ठीक है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, उच्च को मिटा देता हूं, थोड़ा लिखने में ज्यादा मेहनत लगेगा नहीं तो। अब चूंकि ये मान लो कि ये उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है, सपोज करो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी हवा चलना चाहेगी उसके दाईं ओर जो है कोरियोलिस फोर्स कार्य करता है, दाईं ओर उसको खींचना चाहेगा। तो कोरियोलिस फोर्स जो होगा इसके परपेंडिकुलर कार्य करेगा, ऐसे परपेंडिकुलर कार्य करेगा, हाँ 90 डिग्री पे। तो ये हो गया आपका जो आप देख रहे हो, ये हो गया कोरियोलिस फोर्स। सी लिख देता हूं ना इसको, CF लिख देता हूं आपको, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो हवा जो है, ये समकोण समझ में आ गया फिर आपको कि दाब पर ये जो आपका ये हो गया आपका समदाब रेखाएं, सबका नाम लिखता हूं, समदाब रेखाएं हो गई ये। तो समझो ये जो दाब प्रवणता हुआ ये इधर है, हवा को इधर लेके जाना चाहेगा। कोरियोलिस फोर्स बोलेगा कि भाई इधर आ, देखो यहाँ पे आप फिगर के यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। दाब प्रवणता बोलेगी इधर आ, क्योंकि इधर हाई है इधर लो है, तो इधर आएगा, ठीक है, बल इधर लग रहा है। कोरियोलिस फोर्स बोलेगा कि नहीं इधर जा। हवा क्या करेगी बेचारी, किधर जाएगी वो, तो इन दोनों के प्रभाव में आकर के हवा विक्षेपित हो जाएगी और इधर इधर की तरफ आपका बहने लगेगी। हवा की जो मूल दिशा थी, जो इधर जाना चाह रही थी, इस तरफ जाना चाह रही थी, वो दाब प्रवणता के कारण वो ना जा करके वो अब ऐसे बीच से ऐसे करके प्रभावित होने लगेगी, दाएं तरफ जो है वो विक्षेपित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में होता तो ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता, इस तरफ होता, ठीक है। लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जब भी हो रहा हो रोको, आराम से थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट समझो, फिर वीडियो को आपको पॉज कर दो, मतलब कि वो रिज्यूम करो फिर। क्लियर है। तो ये बस मैं आपको लाइन अभी समझाना चाह रहा हूं कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है, और जब भी ये समकोण पे कार्य करेगा तो हवा को एक बल इधर जाने को बोलेगा, दाब प्रवणता कि इधर आ, और ये एक बल इधर आने को बोलेगा, यानी कोरियोलिस फोर्स इधर जाने को बोलेगा, और इसी कारण हवा जो है विक्षेपित हो जाएगा दाएं तरफ आपका उत्तरी गोलार्ध में और बाएं तरफ आपका दक्षिणी गोलार्ध में। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि दाब प्रवणता जो बल है वो समदाब रेखाओं के समकोण पे होता है। पहले तो क्या बोला इसने कि दाब प्रवणता, कोरियोलिस बल जो है वो दाब प्रवणता के आपका समकोण पे होगा, यही बोला ना कि ये जो दाब प्रवणता है और कोरियोलिस है वो एक दूसरे के समकोण पे होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। अब बोल रहा है कि ये जो दाब प्रवणता है वो समदाब रेखाओं के समकोण पे होता है। फिर से देख लेते हैं, ये दाब प्रवणता हो गई, मतलब ये आपका 1004 था समदाब रेखा, ये आपका 1008 था, तो ये दाब प्रवणता इधर लग रही थी। क्यों, क्योंकि इधर उच्च दाब है, इधर निम्न दाब है। क्लियर है। अब यहां पे समदाब रेखा कौन है, समझो, समदाब रेखा यही तो है, मैंने आपको बताया, ये जो रेखाएं खींची जा रही है, जो दाब दर्शा रही है, वैसी रेखाएं जो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है उसको समदाब रेखा बोलते हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं आप देख रहे हो ये समदाब रेखा है, ठीक है। तो समदाब रेखा से परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये समदाब रेखा है और इसका ये है आपका दाब प्रवणता बल है, इधर कार्य कर रहा है, तो 90 डिग्री बन गया ना। क्लियर है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वरना कंफ्यूज कर जाओगे आप। जितना लिखा गया है उतना समझना है और चिल करना है। फिर बोल रहा है कि दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। क्लियर है। दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होगी कोरियोलिस और ये पवनों का वेग उतना ही ज्यादा होगा। जितना स्टीप मैंने आपको बताया था कि जितनी पास पास समदाब रेखाएं होती है वहां पे स्टीप जो है ग्रेडियंट होता है, तीव्र दाब प्रवणता होती है, और जितनी तीव्र दाब प्रवणता पवनों का वेलोसिटी उतना ही ज्यादा झपट पड़ती है एकदम हवाएं। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा उस पर कोरियोलिस फोर्स जो है अपना अच्छे से काम करेगी और उतनी ही ज्यादा दिशा उसकी विक्षेपित होती है, डिफ्लेक्ट होती है।
फिर क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों बल है एक दूसरे के समकोण पे जो कि होता है, कौन कौन से बल, दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल। तो उसके कारण हवा जो है वो उसी के प्रभाव में आकर के उसके जो है वो आसपास जो है इलाकों में बहती है, चाहे वो कोई दाब हो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न दाब वाले क्षेत्रों में बोल रहा है। बस इतना समझो कि जब ये एक दूसरे के समकोण पे कार्य करेगा तो हवा जो है वो उसके आसपास ही बहेगी, उसके प्रभाव में आकर के। और आगे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे ये दोनों जो बल है, ये कोरियोलिस फोर्स जो अभी ऐसे लग रहा है, फिर ये ऐसे लगने लगेगा एक दूसरे के विपरीत, और फिर उसके कारण जो पवनें चलती है उसको हम लोग भू विक्षेपी पवनें बोलेंगे। भी आगे देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, बस स्टेप बाय स्टेप समझोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि आपको फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। और आपका ये देखो अब क्या बोल रहा है कि विषुवत जो रेखा है वहां पे कोरियोलिस बल क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि जो अक्षांशों का कोण होगा वहां पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। सिंपल सा चीज है। तो पवनें जो है वो समदाब रेखाओं के समकोण पे बहती है। पवन जो होगी वो आइसोबार के परपेंडिकुलर बहेगी। फिर से देखो, ये समदाब रेखा हमने बना दिया, आइसोबार। फिर से वही वैल्यू लेते हैं, 1004, 1008, समदाब रेखा हो गया। इधर काम कर रहा था आपका दाब प्रवणता बल। क्यों? क्योंकि इधर उच्च दाब है, इधर निम्न दाब है। आराम से समझते जाइए बस आप। उच्च दाब, इधर निम्न दाब। इधर को काम कर रहा था आपका कोरियोलिस बल। ये दाब प्रवणता बल बोल रहे थे कि इधर आओ, कोरियोलिस बल बोल रहा था कि इधर आओ। तो अब ये 0 हो गया। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे हम लोग, तो एक ही बल काम करेगा। आप देखो, एक ही बल काम करेगा ना। कौन? दाब प्रवणता बल। सिर्फ कोरियोलिस बल तो शून्य हो गया, तो कोरियोलिस बल यहां पे शून्य कर दो, इसको हटा दो, आप इसको हटा दो। तो एक ही बल काम कर रहा है, दाब प्रवणता बल। तो हवा जो है इसी बल को फॉलो करेगी। अब तो ये जो दाब प्रवणता बल है वो समदाब रेखाओं के समकोण पे है, एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है। देखो, तो यही तो वो कह रहा है कि पवन जो है वो समदाब रेखाओं के समकोण पे बहेगी। समदाब रेखा समकोण पे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि चूंकि ये जो विषुवत रेखा है वहां पे 0 होता है कोरियोलिस फोर्स, इसके कारण क्या हुआ, ये जो निम्न दाब क्षेत्र वहां पे बना, विषुवत रेखा पहले देख लो, समझ लो, विषुवत रेखा की बात हो रही है, 0 डिग्री अक्षांश की बात हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब तापमान पढ़ाया, दाब पढ़ाया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था, वितरण, तो बताया कि 0 डिग्री पे जो वायु दाब है बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान जो है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और इसके कारण से क्या होता है कि वहां पे हवाएं जो है वहां पे आकर के दोनों तरफ से मिलती है, यहाँ पे आईटीसीजेड बनता है। तो देखो, एक आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर का पार्ट है वो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बनने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती है। उसमें एक कंडीशन क्या है कि जो समुद्री तल का तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है, देखो। और वो जो कंडीशन है वो जहां जहां पाई जाएगी स्थान पे, वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो ये विषुवत रेखा के 10 डिग्री से ऊपर बनते हैं आपके, और विषुवत रेखा पे नहीं बनता। उसका रीजन दे रहा है यहाँ पे। तो 27 डिग्री टेम्परेचर विषुवत रेखा पे तो पाया गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है वहां पे एक कंडीशन और है कि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए, यहाँ पे उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि हवा जो है वो थोड़ा उसको विक्षेपित कर सके, उसमें चक्रवातीय परिसंचरण का एक शुरुआत हो सके, है ना। तो यहाँ पे तो 0 है ना, बिल्कुल है ही नहीं। तो अगर मान लो कि अगर यहाँ पे होता तो कितना सोने पे सुहागा हो जाता। एक तो निम्न दाब पहले से है, और यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी होता 0 डिग्री पे विषुवत रेखा पे, तो और जो है ये निम्न दाब जो है वो और तीव्र होता, जो लो प्रेशर है। तो वही बोल रहा है कि चूंकि है ही नहीं यहाँ पे, तो ये जो निम्न दाब है वो और अधिक इंटेंसिफाई होने के बजाय, और अधिक तीव्र होने के बजाय जो है वो पूरित हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है नहीं बनते हैं। तो जब मैं आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा फिर उस समय की क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब है प्रेशर एंड विंड, वायुदाब एवं पवने। तो पवनों का जो देखो वेग है और उसकी दिशा है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, उसको कौन उत्पन्न करता है? उसको वो मैंने आपको बताया कि 3 बल उत्पन्न करती है। एक आपका कोरियोलिस बल, एक आपका दाब प्रवणता बल, और तीसरा आपका एक था घर्षण बल। तो अगर हम पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर चले जाएं
घर्षण बल था ना ये, सॉरी माफ कीजिएगा ऐसा लिखने के लिए, घर्षण बल 3 बल हो गया। तो मान लो कि 2 से 3 किलोमीटर हम लोग ऊपर चले गए, तो इस ऊंचाई पे ज्यादातर जो धरातलीय अवरोध है वो समाप्त हो जाएगी। जो पहाड़ वगैरह है, जो पेड़ पौधे हैं, इससे ज्यादा ऊंचाई पे नहीं पाई जाएगी। हालांकि पर्वत वगैरह तो बहुत ऊंचे भी होते हैं, जैसे एवरेस्ट वगैरह ज्यादा है, बट वो सब बहुत कम है। तो आमतौर पर आप बस इतना समझो कि पृथ्वी की सतह से अगर 3 किलोमीटर से हम लोग ऊपर चले जाए, तो वहां पे जो ऊपरी वायुमंडल होता है, वहां पे ये घर्षण बल आपका गायब हो जाएगा। तो कौन कौन सा, सिर्फ 2 ही बल बचा ना, एक कोरियोलिस बल, ये जो 3 बल में एक बल खत्म, घर्षण बल। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ज्यादा ऊंचाई पे आ गए हैं। तो एक बचा आपका कोरियोलिस बल और दूसरा बचा आपका दाब प्रवणता बल। तो वही कह रहा है कि यहाँ मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होगी, सिर्फ यही दोनों जो है फोर्स काम करेगी। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम लोग। तो अब कॉन्सेप्ट आता है, जब ये सिर्फ 2 बल यहाँ पे काम करेगी, कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल, तो इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे और इससे एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं भू विक्षेपी पवने या जियोस्ट्रोफिक विंड। तो देखते हैं कि भू विक्षेपी पवने या फिर जियोस्ट्रोफिक विंड है वो है क्या। तो देखो आराम से समझते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और काफी जगह आप जब ये सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे और जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो पीछे की ये परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिख दिया गया है। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बिलीव मी कि आपको बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा कि क्या चीज है वो। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे समझ लो, इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो, ताकि आप दूसरों को भी बता सको, अपने जो आसपास के लोग हैं उसकी हेल्प कर सको, खास करके हिंदी मीडियम वाले लोग, क्योंकि चीजें अंग्रेजी में दी गई है सारी हर जगह पे। और प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप सर्च करोगे कहीं पे, तो आप कोई वेबसाइट हो गई, कुछ अच्छी वेबसाइट जिसपे चीजें कॉन्सेप्ट बताई गई है, तो वहां पे हो सकता है हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ पाए अंग्रेजी वाले कंटेंट को। तो अगर मैं आपके लिए ये चीज ला रहा हूं तो आप आराम से समझो इस चीज को। कोशिश करूंगा कि मैं बहुत अच्छे से आपको आसानी से समझा सकूं। तो 2 बल सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल। तो कहा जा रहा है कि जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो, तो दाब प्रवणता बल जो है वो कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ये जो पवने हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है और इन पवनों को कहा जाता है भू विक्षेपी पवने, जियोस्ट्रोफिक विंड। दिक्कत हुआ ना समझने में? बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। चलो फिर से समझाता हूं। अब मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद इसको पढ़ूंगा। इसको एज करते हैं, देखो क्या हो रहा है। ये यहां पे समझो, मैंने आपको बताया कि जब भी ये इस तरह से मैं बना देता हूं, देखो यहां पे बना हुआ है, हालांकि फिर से चलो इसकी वैल्यू ले लेते हैं, 704 है। थोड़ा सा दूसरे की वैल्यू भी लेते हैं। ये समदाब रेखा, ये भी समदाब रेखा थी 704 वाली, 704 मिलीबार यहाँ पे वायुदाब है, यहाँ पे 708 है। तो दाब प्रवणता बल इधर की तरफ काम करेगा ऐसे, फिर से वही चीज। और कोरियोलिस फोर्स जो होगा इधर की तरफ काम करेगा, समकोण पे होगा एक दूसरे के। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, आप ये जब भी मैं ये चीज बनाऊं तो मान के चलना कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, जब तक मैं आपको स्पेसिफिकली ना बोलूं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है विश्व के उत्तरी गोलार्ध में रहती है, तो आमतौर पर उसी का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया दोनों। ठीक है, अब क्या होता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों जो बल है वो एक दूसरे के विपरीत काम करने लगेगी। ये आपका प्रेशर, ये दाब प्रवणता बल है जो ऊपर की तरफ लग रहा था, यहाँ पे भी देखो वही चीज है ना, मैं ये न भी बनाता तो चलता। यहाँ पे भी देखो समदाब रेखा है, ये 5280 मिलीबार, 5220 मिलीबार, 5260 मिलीबार, 5251 मिलीबार। तो यहाँ पे उच्च दाब हो गया, हाई प्रेशर हुआ, और इधर से इधर घट रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर इधर की तरफ है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो बल होगा, दाब प्रवणता बल होगा, इधर की तरफ काम करेगा ऐसे सीधे, हवा को यहां से इधर की तरफ पुश करेगा या खींचेगा, जो भी कहो आप। वही कोरियोलिस फोर्स, जब हवा इधर जाएगी तो कोरियोलिस फोर्स क्या बोलेगी कि इधर दाएं की तरफ चल, उत्तरी गोलार्ध में। ये इधर जाने को बोलेगी, ये इधर जाने को बोलेगी। तो ये जो आप ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला हिस्सा ऐसे आ गया है यहां से ऐसे, ये हवा जो है विक्षेपित होकर के अब जो एक्चुअल पाथ पे जो चल रही है, जो मूल दिशा तो ये हो गई, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है जो दाब प्रवणता बल के साथ चलनी है उसको, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इधर खींच रहा है जो कि दाएं की तरफ उसको लेके जाएगा। तो अब ये जो ब्लू वाला है वो उधर की तरफ एक्चुअल में हवा बह रही है।
तो यहां पे मान लो कि हवा अभी स्थिर थी, यहां पे शुरुआत हो रही है हवा बहने की। एक मिनट, हवा बहने की यहां पे शुरुआत हो रही है, तो कोरियोलिस फोर्स ने खींचा तो हवा थोड़ी सी ऐसे हो गई, दाएं की तरफ मुड़ी। फिर यहां पे थोड़ी सी, अब जब हवा ऐसे होगी ना, देखो अब हवा ऐसे होगी, देखो मैं अच्छे से बताता हूं, कंफ्यूजन ना हो बस आपको। यहां पे देखो, ये था, हवा इधर चलना चाह रही थी, कोरियोलिस फोर्स ऐसे काम कर रहा था, तो हवा ऐसे निकली, ऐसे बह रही है। अब जब हवा ऐसे बहेगी तो फिर से कोरियोलिस फोर्स इसको और दाएं की तरफ खींचेगा, हम इसको जो और परपेंडिकुलर कार्य करना चाहेगा, तो कोरियोलिस फोर्स ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, ऐसे खींचेगी इसको, तो ये कोरियोलिस फोर्स हो गया। तो हवा को और खींच करके फिर ऐसे लाएगी, जबकि प्रेशर ग्रेडियंट आपको ऊपर खींच रहा है दापर, तो हवा की दिशा ऐसे हो गई, देखो। तो अब कोरियोलिस फोर्स फिर ऐसे काम करने लगेगा, मतलब ये कोरियोलिस जैसे जैसे हवा की दिशा जो बदलती जाएगी ना, कोरियोलिस फोर्स जो है वो और ज्यादा जो है वो उसको दाएं की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो पहले यहां पे देखो लगा कोरियोलिस फोर्स, तो हवा ऐसे हुई, फिर यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे की तरफ दाएं की तरफ खींचने की कोशिश किया कोरियोलिस फोर्स ने, फिर ऐसे और थोड़ा दाएं की तरफ खींचने की कोशिश किया, जब हवा जब जैसे जैसे मुड़ रही थी उसको और दाएं की तरफ लेके जा रहा था, खींच रहा था राइट की तरफ, इधर नीचे की तरफ, मतलब कि फिर ऐसे हो गया, समझो ऐसे एकदम बिल्कुल सीधे, एक तरफ ऊपर की तरफ दाब प्रवणता बल खींच रही है, नीचे की तरफ आपका कोरियोलिस बल खींच रहा है। ये देखो यहां पे भी सेम चीज। तो ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट में कार्य करने लगे। मैथ में पढ़े हो ना, जैसे -4 बराबर +4, दोनों कट गए, बचा क्या, 0, कुछ नहीं। तो दोनों बल एक दूसरे को जो है उसने कैंसिल कर दिया, दूसरे को नलिफाई कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो अब हवा जो है उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सीधी तरीके से जो है यहाँ पे प्रवाहित होगी। तो ये देखो, ये जो एनसीईआरटी का पिक्चर है, और ये जो हवा आपका प्रवाहित होगी यहाँ पे, चाहे ये देखो हवा यहाँ पे अब इस तरह से प्रवाहित होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी इस तरह प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये जब दोनों बल संतुलित हो जाए, कौन कौन बल, दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, तब जो हवाएं यहाँ पे मुक्त गति से प्रवाहित होगी, इसी हवा को बोलते हैं हम लोग भू विक्षेपी पवने या फिर जियोस्ट्रोपिक विंड। यहाँ पे घर्षण बल का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ इन दोनों बलों का रोल होता है। तो अब इसको मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जब समदाब रेखाएं सीधी हो, समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी है, देख लो आप, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, पहले मिटाता हूं। समदाब रेखाएं जब सीधी हो, यहां पे भी देखो समदाब रेखाएं सीधी है, बिल्कुल समानांतर है लगभग, और घर्षण का प्रभाव ना हो, घर्षण का प्रभाव भी नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग धरातल से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ज्यादा पे हैं, तो वहां नहीं है। तो दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल जो है वो संतुलित हो जाती है, संतुलित हो गई, लो यहाँ पे एक दूसरे से संतुलित है, इधर इधर ऊपर और नीचे। जब संतुलित हो जाए और इसके फलस्वरूप इसके रिजल्ट में पवने जो है वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये समदाब रेखा है, देखो इसके समानांतर बह रही है, यहाँ पे ये समदाब रेखा है, देखो इसके समानांतर बह रही है, इसके समानांतर बह रही है। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे होगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में दाईं तरफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सॉरी दाईं तरफ। तो पवने समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है, बह गई, उन पवनों को क्या बोलते हैं, भूविक्षेपी पवने या जियोस्ट्रोपिक विंड। क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं क्लियर हुआ तो वापस से देख लो, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इतना आसानी से आपको बहुत कम वीडियोस में मिलेगा, आप ढूंढ कर देखना, नहीं मिलता है मतलब आमतौर पे, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम के बनाता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। अब है आपका इसी में कि जो निम्न दाब क्षेत्र है और आपका उच्च दाब क्षेत्र होगा, दो तरीके का जो है वो परिसंचरण जो है वो बनेगा। एक होगा कि सेंटर में सबसे कम दाब होगा, आसपास के क्षेत्रों से लोएस्ट प्रेशर होगा, एक सेंटर में सबसे हाई प्रेशर होगा, बाकी मतलब कि बाहर की तरफ जो है वो कम दाब होगा। क्लियर। तो जो सेंटर में लो प्रेशर है उसको हम लोग बोलेंगे, उसके आसपास जो हवाएं चलेगी निम्न दाब के आसपास, उसको हम लोग बोलते हैं, इस पवनों के इस सर्कुलेशन को या परिक्रमण को बोलते हैं चक्रवाती परिसंचरण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जितने भी साइक्लोन होंगे मैं आपको जो आगे पढ़ाऊंगा उसमें क्या होगा कि बीच में यहाँ पे सेंटर पे एक लो प्रेशर होगा, सबसे कम दाब होगा सेंटर पे, और किनारों पे जो है वो थोड़ा थोड़ा इससे बढ़ता जाएगा, इसके कारण
हवाएं जो है वो झपटती है ऐसे लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से, ठीक है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं यहाँ पे चलेगी, और इसीलिए इसको हम लोग चक्रवाती परिसंचरण या फिर आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोलते हैं, निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर जो होता है। फिर जो उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर होता है उसमें जो है हवाएं जो है वो अंदर से बाहर की तरफ चलेगी, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है यानी उच्च दाब है, और बाहर की तरफ इस तुलनात्मक रूप से निम्न दाब होगा तो हवाएं बाहर की तरफ चलेगी, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रति चक्रवाती परिसंचरण या फिर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब इसकी जो दिशा है वो दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न होती है। आप ये देखो, थोड़ा सा मैं आगे बता ही देता हूँ। इन जो प्रणालियां हैं, चाहे वो साइक्लोनिक यानी कि चक्रवातीय परिसंचरण प्रणाली हो या फिर प्रति चक्रवाती परिसंचरण प्रणाली हो, दोनों गोलार्धों में इसकी जो दिशा होगी, विंड की दिशा, पवनों की दिशा, वो अलग अलग होगी। कैसे कैसे होगी समझो। चक्रवात में क्या होता है, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया था, मैंने उसको चिपका दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे दाब पद्धति दिया गया है, तो दो दाब पत्ती है, एक तो चक्रवात एक प्रति चक्रवात। चक्रवात में बीच में लो प्रेशर और प्रति चक्रवात में बीच में हाई प्रेशर। केंद्र में दाब की दिशा, तो केंद्र में निम्न दाब, प्रति चक्रवात में उच्च दाब। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में उसकी जो पवन की दिशा का प्रारूप है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे, ठीक है। तो समझो चक्रवात जो है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि उसमें जो हवाओं की जो दिशा होगी प्रवाहित होने की, वो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होगी। देखो ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में घड़ी कैसे चलती है, देखो घड़ी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, मतलब इस तरफ काम करती है घड़ी। तो हवा देखो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में कैसे जा रही है, चक्रवाती परिसंचरण की मैं बात कर रहा हूँ, चक्रवात में ये उल्टा जा रही है। एक मिनट, ये उल्टा जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब कि घड़ी की सुई के विपरीत जा रही है। जाना चाहिए था, घड़ी की सुई ऐसे चलेगी और ये विपरीत जाएगी। तो वही बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा वो घड़ी की सुइयों के विपरीत जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होगा वो घड़ी की सुइयों की अनुरूप दिशा में जाएगा, ऐसे जाएगी। हालांकि ये तो प्रति चक्रवात है, मैं बता रहा हूं कि अगर यही चीज यहाँ पे लो प्रेशर होता और ये दक्षिणी गोलार्ध में होती तो ये ऐसे चलती, हवा का प्रतिरूप ऐसे करके यहाँ पे ये होता, घड़ी की सुई के अनुरूप दिशा में। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग, जब घड़ी के विपरीत चलेगी, सुई के विपरीत, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और जब उसके अनुरूप चलेगी तो क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और इसके विपरीत हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, जब चक्रवाती परिसंचरण हो। जब प्रति चक्रवात होगा, मतलब कि बीच में आपका जब हाई प्रेशर हो, तो क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में आपका घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप चलेगी। घड़ी की सुई इस तरफ आती है, बहती है, ऐसे मतलब बहती नहीं है, चलती है ना। तो पवन भी जो देखो इस तरफ चलेगी, यानी क्लॉकवाइज चलेगी, यहाँ पे घड़ी की सुइयों के दिशा के अनुरूप चलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ये उलट जाएगी, तो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में हो जाएगी। फिर ये इस तरफ से ऐसे जो चल रही थी यहाँ पे, वो ऐसे चलने लगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रायः जो निम्न दाब क्षेत्र होते हैं वहां पे वायु जो है वो अभिसरित होती है, यानी कि कन्वर्ज होती है और ऊपर उठेगी, और जो उच्च दाब क्षेत्र है वहां पे वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होती है। क्या है इस, देखो समझो इस चीज को। निम्न दाब क्षेत्र लो प्रेशर एरिया है, मान लो कि कहीं पे लो प्रेशर, सपोज करो ये वाला है, तो यहाँ पे गर्म हुआ धरातल, हवा क्या हुई, ऊपर उठी। तो हवा ऊपर कब उठेगी, जब यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों से देखो, जब ये लो प्रेशर हो गया, मान लो निम्न दाब क्षेत्र बन गया, तो आसपास उच्च दाब होगा, इधर भी उच्च दाब होगा इसके मुकाबले, तो हवाएं झपटेगी निम्न दाब की तरफ, हवाएं यहाँ आएगी और एक दूसरे से मिलेगी, टकराएगी, ठीक है। अभिसरण का मतलब मिलना, कन्वर्ज होना, है ना, यहाँ पे आएगी। तो ये जब आएगी यहाँ पे हवा, तो आएगी तो ऊपर उठा दी जाएगी, क्योंकि धरातल गर्म है, तो संवहन होगा, ऊपर उठेगी इस तरह से। तो वही बोल रहा है कि निम्न दाब क्षेत्रों पे वायु का अभिसरण होता है, कन्वर्ज होता है, एक दूसरे से आकर के मिलता है, फिर ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है, और ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्र, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र बना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो निम्न दाब की तरफ वायु प्रवाहित हो रही है, और ऊपर की तरफ जब देखो यहाँ पे ऊपर उठेगा ना, तो फिर कहीं पे जाकर के वायु ठंडा होगा, और इस तरह से कहीं पे जाकर के नीचे की तरफ बैठेगा। तो आमतौर पे जो उच्च दाब क्षेत्रों के यहाँ पे हाई प्रेशर अगर बनेगा, तो वहां पे वायु नीचे उतरती है, देखो यहाँ पे नीचे उतर रही है वायु,
और वायु का क्या होगा, यहाँ पे अपसरण होगा। वायु एक दूसरे से दूर भागती है। अपसरण का मतलब दूर भागेगी। ये देखो वायु इधर लो प्रेशर की तरफ जा रही है, इधर लो प्रेशर की तरफ जा रही है। मतलब अगर यहाँ उच्च दाब है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है तो इधर खिंच जाती है, इधर खिंच जाती है। तो वायु यहाँ पे टिकेगी नहीं, एक दूसरे से दूर भागेगी, नफरत करेगी एक दूसरे से। यहाँ एक दूसरे में प्रेम होगा, नजदीक आएगी। समझिए इस चीज को, ठीक है। आगे कह रहा है कि अभिसरण के अतिरिक्त, ये जो आपका अभिसरण हो रहा था या अपसरण हो रहा था, उसके अतिरिक्त वायु जो होती है वो भ्रमिल के रूप में, एडी के रूप में। एडी क्या होता है? एडी ऐसे जो समुद्र में आप जो चक्रवाती ऐसे जल देखते हो, ऐसे हो जाता है भंवर के रूप में, उसको एडी बोलते हैं। बट अभी आप एडी समझ लो कि ये जो ऐसे ऐसे होता है भंवर, भ्रमिल जो लिखा गया है ना, भंवर समझ लो आप, उसको हम लोग भंवर बोलते हैं या भ्रमिल बोलते हैं। उसके रूप में वायु उठती है ऊपर, या फिर संवहन धाराओं के रूप में उठती है वायु। मतलब कि अभिसरण के अतिरिक्त, यहाँ पे अभिसरण के सहारे उठ रही थी ना, तो उसके अलावा बोला जा रहा है कि ये हो गया। या फिर संवहन धाराओं के रूप में उठती है। संवहन धाराएं मतलब जब वायु यहाँ पे गर्म होकर के ऊपर उठती है तो उसको संवहन धारा बोलते हैं। या फिर पर्वतों के साथ साथ ऊपर उठती है। कहीं पे पर्वत आ गया इस तरह से, और वायु जा रही थी बेचारी, तो पर्वत बोला कि रुक, वायु बोलेगी नहीं, तो ये वायु क्या करेगी, पर्वत के इसके ढाल पे चढ़ करके ऊपर से पार हो जाएगी ऐसे, तो उसके सहारे ऊपर उठेगी। और यहीं पे जब ऊपर उठती है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो वर्षा हो जाती है। फिर वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, फ्रंट के सहारे। फ्रंट अभी आपको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा जब साइक्लोन पढ़ाऊंगा। तो ये समझ लो, फ्रंट का मतलब कि जब दो विपरीत वायु राशियां मिलती है, ऐसे विपरीत वायु राशियां, मान लो एक इसमें एक ठंडी हो, कोल्ड हो, एक वार्म हो, मतलब गर्म हो, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को वाताग्र बोलते हैं। जो सीमा क्षेत्र होता है दोनों जहां पे मिलता है उसको वाताग्र बोलते हैं। और यहाँ पे चूंकि गर्म वायु एक्टिव अगर मान लो हो गई तो ये ऊपर चढ़ जाती है ठंडी ये वायु के, और यहाँ पे ये जाकर के गर्म वायु फिर से ऊपर ठंडी होगी, और यहाँ पे बादल वादल और वर्षा वर्षा जो है वो होती है। ठीक है, तो संवहन धाराओं के रूप में जो ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर ठंडी होगी तो बादल बनेंगे। पर्वतों के साथ साथ ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, बादल बनेंगे। वाताग्रों के सहारे ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, ऊपर जाके ऊंचाई के साथ तापमान घटता है ना, क्योंकि तो यहाँ पे फिर बादल बनेंगे। जब भी तापमान घटेगा और वायु में नमी होगी तो वहां पे ये कंडेंसेशन होगा, यानी कि आपका कंडेंसेशन का हिंदी क्या होता है, तो कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। तो संघनित होगी वायु और वहां पे वर्षा होगी बादल बन करके। ठीक है, आगे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पे कई बार जो निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले परिसंचरण से संबंधित होता है। सिंपल बोल रहा है कि कई बार क्या होता है कि ये जो नीचे जो आप जो वायु का जो परिसंचरण देख रहे हो, ये वायु इधर से निम्न दाब की तरफ जा रही है, ऊपर उठ रही है, यहाँ पे उच्च दाब है, यहाँ पे वायु एक दूसरे से दूर जा रही है। ये जो परिसंचरण है कई बार क्या होता है, धरातल के वायुमंडल के ऊपर जो परिसंचरण हो रहा होता है, देखो वायुमंडल के ऊपर भी तो एक परिसंचरण हो रहा है, उससे कई बार ये संबंधित होता है। जब मैं आपको जेट स्ट्रीम पढ़ाऊंगा, जब पोलर जेट क्या होता है, ये सब जेट स्ट्रीम बेसिकली जब पढ़ाऊंगा, तो वो जेट स्ट्रीम क्या होता है कि वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जो ट्रोपोस्फियर है यानी क्षोभमंडल है उसके ऊपरी हिस्से में प्रवाहित होता है। तो उसके कारण से जो धरातलीय वायु परिसंचरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग उसमें देखेंगे। तो होता क्या है कि जब ऊपरी वायुमंडल में परिसंचरण हो, सपोज करो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अपसरण हो रहा है। अपसरण क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो उल्टा होगा। देखो यहाँ पे लो प्रेशर अगर होगा तो ऊपर में कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बनेगा, और अगर धरातल पे अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो ऊपर लो प्रेशर होगा। समझो इस चीज को कैसे। तो ऊपरी वायुमंडल में यहाँ पे उच्च दाब है, तभी तो वायु एक दूसरे से दूर जा रही है। मैंने आपको बताया था जब उच्च दाब होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगी निम्न दाब की तरफ। यहाँ पे निम्न दाब है, लो प्रेशर है, तो देखो वायु जो है यहाँ पे अभिसरित हो रही है, कन्वर्ज कर रही है, उल्टा हो गया। तो अब मान लो कि यहाँ पे निम्न दाब हुआ तो वायु यहाँ से यहाँ पे आएगी, और वायु को फिर वायु चूंकि यहाँ ठंडी हो गई है, आ तो रही है निम्न दाब की तरफ, बट यहाँ पे गर्म नहीं होगी, इस तरह से ठंडी होगी तो नीचे भेज दी जाएगी, इसको वापस से अवतलित होगी वायु यहाँ पे, और यहाँ पे धरातल पे उच्च दाब बनेगा। तो जहां पे धरातलीय परिसंचरण का ज्यादा प्रभाव ना होकर के ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण इस तरह से हो, और ऊपर पे अगर निम्न दाब है तो वहां पे वायु जो है अवतलित होगी और धरातल पे उच्च दाब बनेगा। और जहां पे आपका उच्च दाब है ऊपर में, यानी कि हवा ऊपर जा रही होगी, वहां पे नीचे जो है वो निम्न दाब बनेगा वहां पे। समझो, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो निम्न व उच्च दाब के चारों ओर जो पवनों का परिसंचरण हो रहा है वो ऊंचाई पे होने वाले परिसंचरण से संबंधित होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप नीचे लिख करके बताएं कमेंट में। कोई सुझाव हो तो वो भी लिख करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।